नमस्कार। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के व्यवसाय फिटर विषय थ्योरी का आज का प्रसंग है पंच। मैं विक्रम सिंह, अनुदेशक फिटर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिद्दीकपुर जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे पंच के बारे में। तो आज के इस अध्याय के अंत में आप जान सकेंगे कि पंच क्या है, पंच किसके लिए प्रयोग होता है, या क्या कार्य है इसका, किस धातु का बना होता है, इसका साइज क्या होता है और इसके पार्ट कौन कौन से हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है और प्रयोग करते समय कौन कौन सी सुरक्षा व सावधानियां हमें अपनानी चाहिए। सबसे पहले पंच क्या है। पंच के द्वारा हैमर की सहायता से मार्किंग करने के बाद खींची गई रेखाओं को पक्का करने यानी स्थायी करने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है, या पक्का करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम पंच कहते हैं, जिसके कारण मार्किंग जॉब बनाते समय अंत तक दिखाई देती रहती है। यानी कि जब हम जॉब बनाते हैं तो मार्किंग जो है हमारी वो अंत तक हमको दिखाई देती रहती है, क्योंकि जब हम जॉब बनाते हैं तो उसको वाइस में बांधना पड़ता है, बार बार खोल कर चेक करना पड़ता है, तो जो रेखाएं हैं वो हमारी मिट जाती हैं यानी समाप्त हो जाती हैं। तो फिर हमें समय बनाने में जॉब को काफ़ी समय लगता है, तो इसके लिए हम पंच के द्वारा उनको स्थायी कर लेते हैं। मटेरियल, यह किस धातु का बना होता है। पंच हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, यानी कि पंच जो है उच्च कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं तथा इनके पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है, जिससे इनका जो पॉइंट है वो जल्दी न घिसे, जल्दी खराब न हो और पूरी बॉडी को अधिकतर मुलायम रखा जाता है, पॉइंट को हार्ड, और इसकी बॉडी पर नर्लिंग की होती है। इसके बाद आता है पंच का साइज हम कहाँ से लेते हैं और ये लगभग कितने साइज के होते हैं। पंच का साइज इसकी पूरी लंबाई यानी हेड से लेके पॉइंट तक की जो पूरी लंबाई होती है उससे हम इसका साइज लेते हैं, और इसके व्यास से भी इसका साइज लिया जाता है। जैसे पंच 150 गुना 12.5 mm, 150 जो है ये लंबाई है और 12.5 जो है ये उसका व्यास है, डाया है। तो पंच का साइज इसकी लंबाई, पूरी लंबाई और उसके व्यास से लिया जाता है, जैसे 150 गुना 12.5 mm। अब इसके आते हैं पार्ट्स ऑफ पंच। पार्ट में निम्न पार्ट होते हैं, यानी 3 पार्ट होते हैं इसके में। नंबर 1 हेड, नंबर 2 बॉडी, नंबर 3 पॉइंट। तो पंच का जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसको हम हेड कहते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को हेड कहते हैं। हैमर द्वारा इसी भाग पर चोट लगाते हैं, यानी हैमर के द्वारा हम इसी भाग पर चोट लगाते हैं। नंबर 2 है बॉडी। पंच की बेलनाकार बनाकर, यानी पंच की बॉडी को बेलनाकार बनाकर नर्लिंग की होती है। इसकी जो बॉडी है वो बेलनाकार आकार की होती है तथा उस पर नर्लिंग की होती है मजबूत पकड़ के लिए। पॉइंट, इसको हार्ड व टेम्पर्ड किया होता है। यह भाग निशान लगाने का कार्य करता है। पॉइंट जो भाग है इसका वो निशान लगाने के कार्य करता है। यानी है पंच का
पॉइंट जो है यही मुख्य भाग है जो धातु पर यानी मार्किंग को स्थायी करता है, और इसको हम हार्डवेयर टेम्पर्ड कर देते हैं, किया होता है, जिससे ये जल्दी ना घिसे। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पंच, यानी पंच कितने प्रकार के हैं। कार्य के अनुसार पंच निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे डॉट पंच, सेंटर पंच, ऑटोमेटिक पंच, प्रिक पंच, होलो पंच, पिन पंच, बेल पंच, लेटर एंड नंबर पंच तथा सॉलिड पंच। होलो पंच, डॉट पंच मार्किंग पक्का करने के लिए, सेंटर पंच होल के लिए, सेंटर लगाने के लिए, ऑटोमेटिक पंच बिगर हैमर की चोट से निशान लगाने के लिए, प्रिक पंच मुलायम धातु पे पंचिंग करने के लिए, होलो पंच मुलायम धातु में सुराख करने के लिए, पिन पंच पिन आदि को निकालने के लिए, बेल पंच गोल रोड का सेंटर ज्ञात करने के लिए, लेटर और नंबर पंच यानी नंबर और अक्षर बनाने के लिए, सॉलिड पंच ये भी डॉट पंच के आकार का होता है। डॉट पंच नंबर 1 डॉट पंच, इसकी बॉडी पर नलिंग की होती है ताकि इसे मजबूती के साथ पकड़ा जा सके। इसका पॉइंट 60 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होता है तथा इसका प्रयोग मार्किंग को यानी मार्किंग रेखाओं को स्थायी करने यानी पक्का करने के लिए किया जाता है। यानी डॉट पंच जो है वो मार्किंग रेखाओं को स्थायी करने के लिए और यानी पक्का करने के लिए होता है, और इसका पॉइंट का जो कोण है वो 60 डिग्री होता है। इसकी पूरी बॉडी को नलिंग की होती है ताकि उसको मजबूती से पकड़ा जा सके। इसके बाद आता है सेंटर पंच नंबर 2 सेंटर पंच। जैसा इसके नाम से ये है कि सेंटर किसी चीज़ का सेंटर लगाने, यह डॉट पंच की तरह ही होता है, अंतर सिर्फ इतना है इसका पॉइंट 90 डिग्री पर ग्राइंड होता है। इसका प्रयोग सेंटर पॉइंट को गहरा करने के लिए किया जाता है ताकि ड्रिल का पॉइंट आसानी से सेट हो सके। यानी जो ड्रिल का पॉइंट है वो आसानी से सेट हो सके। जैसे हम किसी गोल जॉब पर गोल सुराख करते हैं तो उसके लिए हम ड्रिल के लिए सेंटर लगाते हैं, तो सेंटर थोड़ा गहरा निशान इसके द्वारा हम लगा सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम सेंटर पंच है। ऑटोमेटिक पंच, इस प्रकार के पंच द्वारा पंचिंग करते समय चोट लगाने के लिए हैमर की आवश्यकता नहीं होती। ऑटोमेटिक पंच का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसमें हम चोट मारने के लिए हैमर का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इसकी बनावट ही इस प्रकार की होती है कि इसके हेड को दबाने पर इसका पॉइंट दबता है और जॉब की सतह पर निशान लग जाता है। इसके लिए इसकी बॉडी के अंदर एक स्प्रिंग फिट होता है। इस स्प्रिंग से काम जल्दी और सुविधापूर्वक हो जाता है। यानी कि इस पंच का जब हम प्रयोग करते हैं तो हैमर की चोट मारने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो है एक स्प्रिंग फिट होती है और जब हम उसको दबाते हैं इसके हेड को हाथ से तो वो जॉब की सतह पर गहरा निशान लगा देती है या निशान मार देती है बिना चोट के ही। नंबर 4 है प्रिक पंच। प्रिक पंच ये मुलायम धातुओं पर पंचिंग करने के लिए इसका प्रयोग करना। इसके पॉइंट को 30 डिग्री के कोण में ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग नरम धातु के जॉब पर की हुई मार्किंग रेखाओं को यानी लाइनों को स्थायी करने के लिए किया जाता है। यानी प्रिक पंच जो है इसका पॉइंट का कोण 30 डिग्री होता है, यानी 30 डिग्री पर ग्राइंड होता है। इसका प्रयोग नरम धातु के जॉब पर की हुई मार्किंग लाइनों को स्थायी करने यानी पक्का करने के लिए किया जाता है। होलो पंच। होलो पंच जैसे इसके नाम से ही है कि ये होल करने के मुलायम धातुओं में होल यानी सुराख करने के लिए इसका प्रयोग होता है।
होलो पंच अंदर से खोखले होते हैं तथा मुलायम धातुओं यानी मुलायम पदार्थों में बड़े होल बनाने के काम यानी करने के काम आते हैं। इसके पॉइंट वाले भाग की परिधि को चारों ओर से ग्राइंड करके धारदार बना दिया जाता है या बनाया होता है। होलो पंच जो है अंदर से खोखले होते हैं तथा साथ ही मुलायम पदार्थों में बड़े होल करने के काम आते हैं। इनके पॉइंट वाले भाग की परिधि को चारों ओर से ग्राइंड करके धारदार बना देते हैं। जैसे पुली के ऊपर बेल्ट चलती है, उसको जोड़ना है या उसमें सुराख करने हैं या गत्ते में सुराख करना है तो या मुलायम चादरों में सुराख करने के लिए इसका प्रयोग होता है। नंबर 6 पिन पंच। पिन पंच की नोक नहीं होती यानी पिन पंच इसमें कोई नोक या पॉइंट कितने डिग्री पर वो नहीं होता, बल्कि उसके स्थान पर एक बेलनाकार पिन होती है यानी पॉइंट के स्थान पर एक बेलनाकार पिन के आकार का इसका पॉइंट बना होता है जिसकी लंबाई जॉब की आवश्यकता को पूरा करती है। इस पंच का प्रयोग जॉब में फंसी डॉवेल पिन या टेपर पिन को निकालने के लिए किया जाता है। यानी इसका जो प्रयोग है डॉवेल पिन या टेपर पिन या लकड़ी आदि से पिन को निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और इसका पॉइंट डिग्री में नहीं होता बल्कि बेलनाकार पिन के आकार का होता है। बेल पंच। बेल पंच का बाहरी आवरण एक घंटी के आकार का होता है। इसके ठीक सेंटर में एक पंच लगा होता है। यह पंच स्प्रिंग के द्वारा ऊपर उठा रहता है। जब किसी बेलनाकार वस्तु का केंद्र ज्ञात करना होता है तो बेल पंच को ठीक उसके ऊपर लंबवत यानी खड़ा कर देते हैं यानी लंबवत टिका देते हैं। बेल पंच का बाहरी आवरण एक घंटी के आकार का होता है। इसके ठीक सेंटर में एक पंच लगा होता है। यह पंच स्प्रिंग के द्वारा ऊपर उठा रहता है। जब किसी बेलनाकार वस्तु का केंद्र ज्ञात करना होता है तो बेल पंच को ठीक उसके ऊपर लंबवत टिका देते हैं। नंबर 8 लेटर पंच एंड नंबर पंच। लेटर और नंबर पंच का उपयोग जॉब या पार्ट पर पहचान या संकेत अक्षर तथा संख्या चेंज करने या अंकित करने के लिए किया जाता है। पंच हार्ड व टेम्पर्ड किए होते हैं। इसमें 0.8 mm से लेकर 13 mm की साइज के पंचों को बॉक्स में रखा जाता है। यानी ये जो बॉक्स हैं ये जो पंच हैं एक बॉक्स में रहते हैं। जो पॉइंट वाले हैं जो नंबर पंच हैं वो 0 से 9 तक होते हैं और जो लेटर पंच हैं वो A से Z तक यानी 26 होते हैं। तो इनको पूरे सेट को एक बॉक्स में हम रखते हैं और इनके पॉइंट को भी हार्ड व टेम्पर्ड किया होता है। नंबर 9 सॉलिड पंच। धातु चादर में रिवेटिंग के लिए यह आवश्यक है कि रिवेटिंग होल समान दूरी पर हो। धातु चादर पर इस प्रकार की रिवेटिंग होल बनाने के लिए सॉलिड पंच का उपयोग करते हैं। यानी धातु चादर में जब रिवेटिंग के लिए हम होल करते हैं तो ये आवश्यक है कि रिवेटिंग होल समान दूरी पर हों और एक आकार के हों। तो इसलिए हम धातु चादर पर इस प्रकार की रिवेटिंग होल बनाने के लिए जिस पंच का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं उसे हम सॉलिड पंच कहते हैं। पंचिंग। पहले से की गई मार्किंग रेखाओं को स्थायी या पक्का करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं या किया जाता है उसे हम पंच कहते हैं। अतः पंच द्वारा की गई क्रिया को पंचिंग कहते हैं। यानी पंच द्वारा की गई क्रिया जैसे हम मार्किंग पर डॉट लगाना, सेंटर होल के लिए सेंटर में एक बड़ा गहरा निशान बनाना, या जॉब के ऊपर हम अपना रोल नंबर अंकित करना या उसका पार्ट का नंबर अंकित करना या नाम लिखना या पार्ट का नाम लिखना जॉब के ऊपर, तो ये हमारे पंचिंग कहलाता है। सुरक्षा और सावधानियां। पंच का प्रयोग करते समय हमें
निम्न सुरक्षा सावधानियां भी अपनानी चाहिए। पंच का पॉइंट तेज धार वाला होना चाहिए, यानी जो पंचिंग करते हैं हम उससे, उसका जो पॉइंट है वो शार्प होना चाहिए, तेज धार वाला होना चाहिए। नंबर 2, एक डॉट पंच से दूसरे डॉट पंच के बीच की दूरी 3 mm से 5 mm तक होनी चाहिए, यानी लगभग 3 से 5 के अंतराल पर एक से दूसरा पंच होना चाहिए। बिल्कुल नाप के भी नहीं करते उस समय लगे, लेकिन एक वो है रेशो 3 से 5 mm की दूरी पर हम प्रत्येक एक दूसरे डॉट को लगाते हैं, डॉट पंच को लगाते हैं, यानी एक डॉट पंच से दूसरे डॉट पंच के बीच की दूरी है वो 3 mm से 5 mm तक होनी चाहिए। नंबर 3, सेंटर पंच का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंच का सेंटर व गहराई में लगानी चाहिए, जिससे ड्रिल होल ठीक सेंटर में किया जा सके। यानी कि सेंटर पंच का जब हम प्रयोग करते हैं तो जहाँ इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हम ड्रिल होल करना हो, तो हमको इसकी गहराई में लगाना चाहिए और बिल्कुल सेंटर में लगाना चाहिए, जिससे कि ड्रिल होल अपने सेंटर में हो, इधर उधर ना हो। नंबर 4, यदि पंच का पॉइंट खराब हो गया है तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको दोबारा ग्राइंड कर लेना चाहिए। यानी कि पंच का पॉइंट अगर ख़राब हो गया, मोटा हो गया है, ये डैमेज हो गया है, तो उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको दोबारा ग्राइंड कर लेना चाहिए, जब भी प्रयोग में लाना चाहिए। यदि किसी पंच का हेड मशरूम, यानी चोट लगने पर बार बार जब इसके हेड पर चोट मारी जाती है तो वो फैल जाता है, जिसे हम मशरूम हेड कहते हैं, जिससे वो खराब हो जाता है, तो हम मशरूम हेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि किसी पंच का हेड मशरूम अर्थात खराब हो गया है या हो जाए तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसे ग्राइंड करके ठीक कर लेना चाहिए, उसे ग्राइंड करके उसी समय ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि मशरूम हेड पंच का प्रयोग हम नहीं करते। इस लेसन को या इस टॉपिक को हमने 2-3 उनका सहयोग लिया, जैसे फिटर थ्योरी राज एंड रंजीत द्वारा लिखित, फिटर थ्योरी बलबीर सिंह द्वारा रचित, फिटर थ्योरी अरिहंत प्रकाशन की, bharatskill.gov.in पर से हमने उनकी सहायता से इसको तैयार किया है। अधिक जानकारी के लिए आप इनको पढ़कर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। अगले